नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार शिवपूजन झा जी हैं। हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं सारण लोकसभा सीट की। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने इस बार अपनी बिटिया रोहिणी आचार्य, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को जीवन दान दिया, किडनी दी, जिस वजह से लालू प्रसाद यादव आज स्वस्थ हैं, घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज रोहिणी आचार्य ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मीसा भारती भी उम्मीदवार हैं पाटलिपुत्र से। खैर, उनकी बात भी हम करेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य की बात करेंगे, जो सारण की मैदान में कूदी हैं। और सामने में है राजीव प्रताप रूडी, जिन्होंने राबड़ी देवी को भी चुनाव हराया है, फिर चंद्रिका राय को भी चुनाव हराया है, केंद्र में मंत्री भी बने। क्या इस बार थोड़ी पोजीशन टफ है? हमारे साथ शिवपूजन झा जी हैं। आज जब हमने तस्वीरें देखी हैं रोहिणी आचार्य के नामांकन में, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मतलब पूरी लालू परिवार पहुंचे थे और भीड़ भी काफ़ी थी। हाँ, उनकी जनसभा में भीड़ काफ़ी थी। सारण में जो भीड़ देखने को मिली है, क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? और अगर ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी तो राजीव प्रताप रूडी की मुश्किलें खड़ी हो गई। देखिए, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है कि क्या भीड़ वोट में तब्दील होती है। मुझे याद है मैं साल 2009 के चुनाव को कवर कर रहा था और सीमांचल में राहुल गांधी की सभा में ज़बरदस्त भीड़ मैंने देखी थी। वैसी भीड़ उसके बाद बहुत कम देखने को मिली, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हुई। इंडिया शाइनिंग कैंपेन के दौरान भी हमने बहुत सारी ऐसी जगहों पर भीड़ देखी जो वोट में तब्दील नहीं हुई। अब हम सारण के इक्वेशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कि रोहिणी आचार्य के साथ एक सिंपैथी वेव है। सिंपैथी वेव ये है कि चर्चा आम है कि भगवान सबको ऐसी बेटी दे। लालू प्रसाद यादव को उन्होंने जीवन दान दिया, किडनी दान अपना दे मतलब करके। महिलाओं का जो वोट है या कह सकते सिंपैथी है, वो उस तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि रोहिणी आचार्य को लेकर के चर्चा ये आम है कि इसने इतना सुप्रीम सेक्रीफाइस किया कि अपने पिताजी को किडनी दे सकती है, किडनी दान दिया। वहीं पर दूसरा फैक्टर जो इसके ठीक विपरीत जा रहा है, वो जा रहा है लालू प्रसाद यादव की बड़ी बहू इसी छपरा की धरती की है। जो कुछ ऐश्वर्या के साथ हुआ वो इनके खिलाफ जा रहा है। अब आप कैंपेनिंग के तौर तरीके को देखिए। लालू प्रसाद यादव ने जाहिर तौर पर यहाँ पर कुछ, चूंकि वो पॉकेट बरो रहा है, कोशिश की है पूरा लालू परिवार एकजुटता का परिचय देते हुए रोहिणी आचार्य के नामांकन में जाता है। लेकिन एक डिटैच है, लोगों का ये मानना है कि ये तो फिर जीतेंगी तो फिर कहीं सिंगापुर ना चली जाएं। तो इसीलिए जो आपने पहला सवाल मुझसे किया कि क्या ये जो भीड़ उमड़ रही है ये वोट में तब्दील होगी, तो मुझे लगता है कि वोट में तब्दील कराने के लिए भी बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। बहुत मशक्कत करनी है, क्योंकि मुझे याद है मैंने एक बार जब रोहिणी से सवाल पूछा था, मैं आपने भी इंटरव्यू किया, मैंने भी किया है, तो रोहिणी आचार्य ने कहा था सिंगापुर जाने के सवाल पर कि मैं जाऊंगी, लेकिन मैं अब यहाँ की हो गई हूँ, मैं यहाँ ज़्यादा रहूंगी, सारण उदाहरण बनेगा। अब ये सब बातें कही जा रही हैं। 3-4 चीज़ें और हैं बहुत बड़ी महत्वपूर्ण, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक के बाद एक लालू प्रसाद यादव अपने बच्चों को पॉलिटिक्स में लॉन्च करते चले जा रहे हैं। पाटलिपुत्र एक क्लासिक उदाहरण है। मुझे पता है कि मेरे घर के बिल्कुल पास में रहते हैं रीतलाल यादव। उम्मीद संजो रखी थी कि शायद पाटलिपुत्र से इस बार उनको सीट मिल जाएगी। दूसरे भी कद्दावर नेता हैं, उनकी भी चर्चा चल रही थी। हम भाई वीरेंद्र की बात कर लें, लेकिन टिकट मिला मीसा भारती को, जो कि यहाँ से चुनाव पहले भी हार चुकी हैं और उसके बाद राज्यसभा भेजी गई। तो कुल मिला करके इस तरीके के जो कहते हैं कमिटेड काडर हैं राजद में, वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि वो दरकिनार कर दिए गए, मार्जिनलाइज्ड हो गए। वो कितना समर्थन देंगे, वो कितनी मशक्क़त करेंगे कि रोहिणी आचार्य जीत जाएं या फिर मीसा भारती जीत जाएं। एक कहते हैं ना कि हाफ बेक्ड अप्रोच, वो हाफ बेक्ड अप्रोच होने वाला है। रोहिणी आचार्य आई हैं, रोड शो कर रही हैं, लोगों से संवाद कर रही हैं, और मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव की जो लीगेसी है उसको वो भुनाना चाह रही हैं। लेकिन बहुत वक्त गुजर चुका है, गंगा में पानी बहुत बह चुका भाई, है। 2009 की बात है। ये 2009 की बात है। राजीव प्रताप रूडी को आपने देखा है किस तरीके से अपना वो पूरी रणनीति अपनी तैयार करते हैं। उनके वॉर रूम्स होते हैं, उनको एक एक बूथ की जानकारी होती है। कोई भी डायरेक्ट उनसे जाकर के स्थापित कर पा रहा है, एक बड़ा सिस्टमेटिक अप्रोच लेकर के। और यही राजीव प्रताप रूडी हैं, वो जो कि रोहिणी आचार्य की माँ को भी हरा चुके हैं, इनके समधी को भी हरा चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती है। राजीव प्रताप रूडी का मैंने इंटरव्यू भी किया है, रोहिणी आचार्य का भी इंटरव्यू किया है, और दोनों के बॉडी लैंग्वेज में मुझे ज़मीन आसमान का फ़र्क हाँ, ये नज़र बात तो आता आपने है। सही कही कि जितने आसानी से राजीव प्रताप रूडी से मिल सकते हैं, जो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं वो भी इस बात को समझे, रोहिणी आचार्य से मिलना थोड़ा दुर्लभ होगा। वो होता है अभी। दुर्लभ होगा तो वो कनेक्ट इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। अब आप देखिए क्या फ़र्क है लालू प्रसाद यादव के बच्चों में और लालू प्रसाद यादव में। लालू प्रसाद यादव का वही चिरपरिचित अंदाज़,
लुंगी पहन लेंगे, गंजी में रहेंगे, पैर पे पैर चढ़ा करके बैठे रहेंगे, जिसको मिलना है वो आ रहा है, वो नाम लेके बुलाते थे। ये जो वन टू वन कनेक्ट था, ये यूएसपी रहा है लालू मतलब प्रसाद वो यादव सबको का। जानते थे बाय वो फेस। सबको बाई फेस जानते थे, सबका कुशल क्षेम पूछ लेते थे, डांट के भी भगा देंगे, कोई बुरा नहीं मानता था। आज भी वो करते हैं ना, आप चले जाइए 10 सर्कुलर रोड पे, आप देखेंगे वो कितने 100 आदमी से रोज मिलते हैं। उनके बच्चे कितने लोगों से मिल रहे हैं, तो डिटैचमेंट होना शुरू हो गया है उनके बच्चों से, जो कोर वोट बैंक जिसकी बात यही हम, यही फर्क है, यही हार और जीत ये का फर्क बहुत होता बड़ा फर्क हो जाता है, बहुत बड़ा। अनडिस्प्यूटेड रूलर एक तरीके से रहे हैं लालू प्रसाद यादव 15 साल तक यहाँ के। है। एक सवाल ये भी है, जरा हम सारण की जब बात कर रहे हैं, थोड़ा समस्तीपुर की भी ओर रुख करते हैं। समस्तीपुर भी एक हॉट सीट बन चुकी है। वहाँ दो मंत्रियों की संतानें आपस में भिड़ रही हैं। सन्नी हजारी जो कि महेश्वर हजारी के बेटे हैं, कांग्रेस उम्मीदवार हैं, और शांभवी जो कि अशोक चौधरी की बेटियां हैं। हालांकि अशोक चौधरी खुलकर प्रचार कर रहे हैं अपने बेटे के लिए, महेश्वर हजारी नहीं कर सकते हैं। वहाँ का क्या लगता है, क्योंकि वहाँ पर पासवान वोटर्स भी एक इफेक्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि महेश्वर हजारी जी के बेटे जो है इस फ्रे में उतरे कैसे। आपसे बात छुपी हुई है नहीं, उन्होंने भी कुछ उम्मीदें संजोई हुई थी। लोजपा अब से ये स्पॉइल स्पोर्ट के रूप में रहेंगे, और मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ कि बड़ा दिलचस्प यहाँ का भी चुनाव होगा। अब देखिए, महेश्वर हजारी पासवान वोट इस इलाके में कितना है, ये बात गौर करने की है। वो इंटैक्ट रहेगा या उसमें डिवीजन होगा, ये बड़ी बात है। चिराग पासवान के साथ एक सिंपैथी वेव ज़रूर है, तो चिराग पासवान के साथ मुझे लगता है कि पासवान फैक्टर जाएगा। मतलब पासवान अहम वोट बात, उनसे तोड़ नहीं सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा। मुझे लगता है कि पूरा एन ब्लॉक तो नहीं जाएगा, कुछ डिवीज़न ज़रूर होंगे। और ये जो सीमेंटिंग हुआ है आलोक, की सीमेंटिंग आखिर हुआ क्यों? अभी आपको वो दृश्य याद होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था जमुई का, जहाँ पर चिराग पासवान के नाम को लेकर के भद्दी भद्दी माँ लगा करके गालियाँ दी गई तेजस्वी यादव की सभा में। मैंने उसका सीधा असर देखा गया में, घटना घटी जमुई में, असर देखा मैंने। राजद के कैंडिडेट सरबजीत थे, और उम्मीद उन्होंने लगाई थी कि शायद पासवान वोट बड़ी संख्या में उनके पक्ष में जाएगा। लेकिन जिस पासवान के समुदाय के इलाके से वो होकर के गुजर रहे थे, वहाँ पर उनके गुजरने के बाद मैंने कुछ इलाकों का दौरा किया, लोगों से बातचीत की, तो मुझे बात समझ में आ गई कि जो जमुई में घटना घटी है उसका रिटेलिएशन ज़रूर होगा। इफेक्ट पड़ा वहाँ पर, इफेक्ट आपको गया बम में कहीं दिखा तो फटा, धुआं कहीं तक गया। बिल्कुल, और उसकी गूंज मुझे लगता है कि पूरे बिहार में सुनाई देगी। लेकिन वहीं पर अब आप देखिए कि ये सन्नी हजारी के आपने बात की, महेश्वर हजारी कद्दावर नेता रहे हैं, सांसद रहे वहीं समस्तीपुर। सांसद रहे हैं, और ये मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, अशोक चौधरी की बिटिया हैं, अभी किशोर कुणाल भी कैंपेन करने एक तरीके से पहुँच गई है ये सारे सवाल मैं ऐड पार्टी करता हूँ से। कि किशोर कुमार वहाँ जब गए प्रचार प्रसार करने के लिए, रामनाथ ठाकुर से मिले, रामनाथ ठाकुर भी घूम रहे हैं, तो कह सकते हैं किशोर कुमार का वहाँ जाना एक अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है। मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तो जाएगा, बड़ी स्वच्छ छवि रही है। किशोर कुणाल पूजनीय है, मुझे लगता है कि कम से कम बिहार की गौरव हम लोग उनको कहते आए हैं। किशोर कुणाल जी को उनका जाने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि देखिए, हम जो बात कर रहे हैं समस्तीपुर की या सारण की, हम लोकलाइज्ड फैक्टर्स पे बात कर रहे हैं। इस चुनाव में लोकल फैक्टर्स तो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन लोकल फैक्टर्स के बियॉन्ड जो फैक्टर्स बहुत डिसाइसिव होने वाला है इस चुनाव में, वो फैक्टर होने वाला है केंद्र का। केंद्रीय नेतृत्व कौन प्रदान कर रहा है आपको। यहाँ पर मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। फर्स्ट फेज में वोटिंग बहुत इंकरेजिंग भले ही ना हुई हो, जिस वजह से बात की जा रही कि शायद भाजपा के लिए आगे की राह जो है वो चुनौतीपूर्ण होगी। सेकंड फेज़ में थोड़ा सा इजाफा हुआ तो भाजपा, मुझे लगता है कि थोड़ी सी कंफर्टेबल पोजीशनिंग में आई होगी। तो वोटिंग पैटर्न जो है एन वक्त पे, लास्ट मोमेंट पे पूरी तरह से कंसोलिडेट होता है। एक फैक्टर होता है रिवर्स कंसोलिडेशन भी। अगर आप देख रहे हैं कि एक कम्युनिटी की लंबी कतार लग रही है कहीं पर, उसका रिटेलिएशन भी होता है। तो देर शाम होते होते आप देखते हैं कि दूसरे समुदाय के लोग भी बड़ी तादाद में निकलते हैं और वोटिंग करते हैं। एक उदाहरण मैं देता हूँ सर, मैं समस्तीपुर में गया था और दरभंगा भी गया था, तो मैंने लोगों की राय जानी। मुझे एक 90 साल की वृद्ध महिला मिली थी। 90 साल की महिला, हो सकता है कि उनके परिजनों का नाम उन्हें ठीक से याद भी ना हो, होता है इस उम्र में। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि वोट किनको दीजिएगा, वोट केकरा देबै उनकी भाषा में, तो उन्होंने कहा कि मोदी के देबै। तो ये क्या मतलब हुआ? 90 साल की महिला ने कहा कि उन्हें कमल का फूल 90 याद साल है। की महिला, यानी कि 1947 से लेकर के अब तक भारत में जिस तरीके से राजनीति करवट लेती आई है, उसकी वो चश्मदीद है। वो भी चीज़ों को समझ रही है, शायद हमसे और आपसे बेहतर समझ रही है। वो कह रही है, जाहिर तौर पर लोग इसको जितना
इसको अनसुना करने की कोशिश करें, अनदेखी करने की कोशिश करें, या मैं एग्जैक्ट वर्ड अंग्रेज़ी में यूज़ करूं तो डाउन प्ले करने की कोशिश कर लें। मोदी फैक्टर एक बड़ा फैक्टर इस चुनाव में है, जो आपको दूसरे खेमे में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। एजेंडास तय कर रहे हैं मोदी, नारा दिया जाता है इनकी तरफ से अब की बार 400 पार, और इसी नैरेटिव पे पूरा का पूरा विपक्ष आपका घिर जाता है, फंस जाता है, इसी नैरेटिव के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। विपक्ष क्या कह रहा है कि संभव ही नहीं है अब की बार 400 पार, अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं, यानी कि उसने, मोदी जी ने जो एजेंडा दिया उसी एजेंडे में तो आप फंस रहे हैं ना। ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम बिल्कुल मेजॉरिटी हम सरकार बना रहे हैं, ये तो कह रहे हैं सीधा 400 पार। उनको 400 नहीं जाने देंगे, तो ठीक है 400 नहीं जाने देंगे, 272 तो हो ही जाएगा। हास्यास्पद बात है ना, जी। बिखराव हो गया पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन में। जो एजेंडा वो सेट कर रहे हैं, जो नैरेटिव वो से उधर से सेट किया जा रहा है, उसी नैरेटिव आप फोर्स्ड हो जा रहे हैं उसी को टो करने के लिए। समस्तीपुर की ही बात करके ख़त्म करते हैं। आप किशोर कुणाल पर थे, वहाँ पर क्योंकि सभी जातियों का वोट है, अशोक चौधरी भी वहाँ हैं, उनके मैंने कहा किशोर कुणाल भी वहाँ पर हैं। क्या लगता है शांभवी क्योंकि यंगेस्ट एमपी हो जाएंगी इंडिया में, अगर वो जीतती हैं तो ये भी एक इफेक्ट युवाओं पर पड़ रहा है, तो क्या एक फैक्टर ही रहेगा शांभवी को जिताने के लिए? एक फैक्टर और मोदी का जो नाम और क्रेज है वो अलग। मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रख रहा हूँ आलोक। ये तमाम फैक्टर्स, इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव, इसके कैस्केडिंग इफेक्ट होंगे, और इसके मुझे लगता है कि ठीक है, महेश्वर हजारी जी का एक दबदबा रहा है, लेकिन क्या वो अपने बेटे के लिए कैंपेन कर पाएंगे? नहीं, ये खुद को तो नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है रिसीविंग एंड पर रहेंगे उनके बेटे। देखिए हमारे साथ शिवपूजन झा जी थे। 2 लोकसभा सीटों की, सारण की और समस्तीपुर लोकसभा सीट की हमने विस्तार से बात की है। आज के दिन में मौजूदा हालात क्या हैं उस पर हमने चर्चा की है। आपको ये वीडियो उम्मीद है बहुत पसंद आया होगा। आप भी अपने कमेंट में राय रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।